हम अब आज के द्वितीय सत्र महामना का स्वदेशी और आर्थिक चिंतन का आरंभ कर रहे हैं। स्वदेशी को महामना ने देशभक्ति और अर्थतंत्र का मूल तत्व माना है। इस विषय पर मार्गदर्शन के लिए सत्र के मुख्य वक्ता काशी हिंदू विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति तथा वर्तमान में उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा परिषद के अध्यक्ष प्रख्यात अर्थशास्त्री प्रोफेसर गिरीश चंद्र त्रिपाठी जी को मैं आदरपूर्वक आमंत्रित कर रहा हूं। प्रोफेसर त्रिपाठी जी आज के इस सत्र की अध्यक्षता कर रहे परम सम्माननीय प्रोफेसर देवेंद्र प्रताप सिंह जी और इस सत्र में सहभागिता कर रहे भाई और बहनों, हमारे जीवन में कभी कभी ऐसे क्षण आते हैं जब हम अपने बारे में, अपने समाज के बारे में और संपूर्ण सृष्टि के बारे में एक नए सिरे से, नए आधार पर विचार करने के लिए विवश होते हैं। आज कोविड-19 पैंडेमिक के कारण विश्व के सभी देश प्रभावित हैं और इस महामारी का प्रभाव केवल स्वास्थ्य और स्वास्थ्य से जुड़े विषयों तक सीमित नहीं है, अपितु इसका प्रभाव मानव जीवन पर व्यापक रूप में पड़ा है। हमारे सामाजिक संबंध, सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था और आर्थिक रिश्ते, राजनीति, संस्कृति और यहाँ तक कि विज्ञान और तकनीक से जुड़े हुए विषयों पर भी हम नए सिरे से विचार करने के लिए आज विवश हैं। आज का विषय वैश्विक संदर्भ में महामना जी की भारतीय दृष्टि और चिंतन एक अत्यंत सामयिक विषय है, क्योंकि हमारे ऋषियों और मनीषियों ने अपने जीवन भर की साधना और तपस्या के आधार पर सृष्टि में जिस सत्य और रहस्य का साक्षात्कार किया, उसे उन्होंने सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक और सांस्कृतिक जीवन के रूप में आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित किया और जिस पर चलते हुए हजारों वर्ष तक भारत और भारत का समाज विश्व में अपने ज्ञान, विज्ञान, वैभव, समृद्धि और पराक्रम के लिए विख्यात रहा। परंतु परमात्मा की सृष्टि में सर्वांग शुद्ध कुछ भी नहीं है। हमारे इस दर्शन, जीवन और जीवन पद्धति में भी विसंगतियां और विकृतियां आईं, जिनके कारण हम लंबे समय तक पराधीन रहे। पराधीनता के इस कालखंड में न केवल राजनीतिक सत्ता हमसे दूर हुई, बल्कि जीवन के अनेक क्षेत्रों में हम दूर दूर तक पिछड़ते चले गए। इस कालखंड में भारत के महापुरुषों ने भारतीय दर्शन, दृष्टि और विचार के बीज सुरक्षित रखने के लिए लंबा संघर्ष और बलिदान किया है। उसी परंपरा में आधुनिक भारत में जिन महापुरुषों ने इस प्रयास के लिए सतत संघर्ष किया और उसमें सफल हुए, उनमें पूज्य महामना जी का नाम प्रमुखता के साथ लिया जाता है। महामना जी मूर्तिमंत भारत थे। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उनका जीवन, व्यवहार, विचार सब कुछ भारतीय दर्शन, दृष्टि और विचार के सिद्धांत पर आधारित था। उनका विचार होलिस्टिक था। वे चीजों को खंड खंड में नहीं देखते थे, अर्थात वे सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन, राजनीतिक जीवन, सांस्कृतिक जीवन और यहां तक कि विज्ञान और तकनीक से जुड़े हुए विषयों में भी एक समेकित दृष्टि से प्रयास करते थे। और इस आधार पर न केवल वे स्वदेशी सिद्धांत, स्वावलंबन के सिद्धांत और विचार को समझने में सफल हुए, बल्कि उन्होंने इसे प्रयोग के रूप में समाज के सामने जिस रूप में रखा,
वह उनकी सिद्ध हस्तता का हमें बोध कराता है। वे मानते थे कि हमारा स्वदेशी का विचार राष्ट्रभक्ति का विचार है, और जब हमारा राष्ट्रभक्ति का स्वतः स्फूर्त प्रबल और अप्रतिम प्रेम हमारे दूसरे भावों को दबाने में सफल होता है, तब स्वदेशी का विचार जन्म लेता है। और यह उनका स्वदेशी का विचार, वे मानते थे कि स्वदेशी का विचार, स्वदेशी का आंदोलन भारतीय अर्थव्यवस्था की दिशा और दशा को सुधारने के लिए, और यह भारत की अर्थव्यवस्था की दिशा और दशा उसी स्थिति में सुधरेगी जब हम अपनी आवश्यकता की सभी वस्तुओं का उत्पादन और व्यापार भारत के अंदर करेंगे। वे ऐसा इसलिए मानते थे क्योंकि जब से मनुष्य इस भूभाग पर आया है, तब से ही उसके साथ उसकी आवश्यकताएं हैं, और उन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वह प्रकृति के अन्य संघटकों के साथ मिलकर औपचारिक और अनौपचारिक प्रयास करता रहा है। अर्थात उपभोग, उत्पादन, विनिमय, वितरण और राजस्व हमारे चिंतन का प्रारंभ से ही हिस्सा रहे, परंतु इन पर हम अलग अलग विचार नहीं करते हैं। भारतीय दृष्टि विचार इन पर समेकित विचार का है, और यही महात्मा जी का स्वदेशी का विचार था। वे मानते थे कि भारत जो एक अत्यंत समृद्धशाली और वैभवशाली राष्ट्र था, उसमें हमारे ही अपने कारीगर अपने नैपुण्य के बावजूद आज अपना जीवन निर्वाह करने में कठिनाई अनुभव कर रहे हैं। उनका जीवन अनेक प्रकार के संघर्षों के साथ आज हमारे लिए चिंता का विषय बना है, और यह दूर तभी हो सकता है जब उनके नैपुण्य के विकास के साथ साथ उसके लिए आवश्यक और योग्य अवसर हम सुलभ कराएं, और यह तभी संभव होगा जब हमारे मन में राष्ट्रभक्ति के विचार के आधार पर प्रतिष्ठित स्वदेशी विचार हमारी नीतियों का आधार बनेगा। 1932 में अखिल भारतीय स्वदेशी संघ की स्थापना उनकी अध्यक्षता में हुई, जिसके आधार पर पूरे देश में स्वदेशी प्रदर्शनियां लगाई गई। कालपी की प्रदर्शनी में महामना जी का अत्यंत भावपूर्ण संदेश लोगों के समक्ष रखा गया, जिसमें उन्होंने यह बात बताई कि भारत आज जिन कठिनाइयों से जूझ रहा है, उसका कारण हमारे उद्योगों का पतन है, हमारे व्यापार का पतन है, और वह इसलिए हुआ क्योंकि उसके लिए स्वदेशी चिंतन और स्वदेशी विचार ही एकमात्र आधार था जिस पर ध्यान नहीं दिया गया। और आज हमें फिर से उसी ओर जाने की आवश्यकता है। इनका एकमात्र समाधान है कि हम अपनी जरूरत की वस्तुओं का उत्पादन अपने देश के अंदर करें और उनका व्यापार भी देश के अंदर हो, जिससे उससे जनित जो लाभ है वह भी देश के अंदर ही रहे। मार्च 1916 में इब्राहिम रहमतुल्लाह जी ने केंद्रीय असेंबली में भारत के उद्योगों के विकास के उपायों पर विचार करने के लिए एक कमेटी के गठन का सुझाव दिया, और 19 मई 1916 को सर टी.एच. हॉलैंड की अध्यक्षता में इंडस्ट्रियल कमीशन का गठन किया गया। मालवीय जी भी उसके सदस्य थे। महामना जी ने सदस्य के रूप में भारतीय अर्थव्यवस्था की गहराई के साथ समीक्षा की, सारे प्रमाण रखे उन्होंने, और उन प्रमाणों के साथ उन्होंने इस विचार को सरकार को सुझाया कि ब्रिटेन की औद्योगिक क्रांति के कारण तो हमारे उद्योगों को ह्रास का सामना करना ही पड़ा है, परंतु ब्रिटेन के अधिकारियों की पक्षपातपूर्ण नीति के कारण, मुक्त व्यापार की नीति के कारण हमारे उद्योगों का ह्रास हुआ है, जिसके कारण कृषि पर लोगों की निर्भरता बढ़ी है, और कृषि पर निर्भरता बढ़ने के साथ साथ उद्योगों के पतन के कारण हमारे कारीगरों की दुर्दशा हुई है।
उनके नैपुण्य के सामने भी संकट खड़ा हुआ है। न केवल हमारी औद्योगिक क्षमता घटी, बल्कि हमारे औद्योगिक कौशल पर भी इन नीतियों का प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। और इसलिए उन्होंने सुझाव दिया कि हमें पहली बात, अगर भारत के उद्योगों की दशा सुधारनी है तो केंद्र से लेकर सभी प्रांतों में औद्योगिक विभाग का गठन किया जाना चाहिए और पुराने उद्योगों के संरक्षण के साथ साथ नए उद्योगों का सृजन किया जाना चाहिए, जिससे भारत के माल की खपत इन उद्योगों में हो सके और इनके विनिर्मित माल का व्यापार भी भारत में हो सके। इससे न केवल उद्योगों की दशा सुधरेगी, बल्कि हमारे कारीगरों के औद्योगिक नैपुण्य और कौशल का विकास, जो कभी चरमोत्कर्ष पर था, हम उसके रिवाइवल की ओर फिर से बढ़ सकेंगे। बंधुओं, जैसा कि हमने कहा कि प्रारंभ से ही यह हमारा संयोग रहा है कि हम वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए करते रहे, परंतु जो मालवीय जी का विचार, जो भारत के दर्शन, दृष्टि और विचार पर आधारित उत्पादन का मॉडल है, वहां पर वी इंश्योर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आइदर फॉर सेल्फ कंजम्पशन और फॉर द कंजम्पशन ऑफ द फैमिली। लेकिन जो वेस्टर्न मॉडल ऑफ प्रोडक्शन है, उस वेस्टर्न मॉडल ऑफ प्रोडक्शन में वी इंश्योर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज नाइदर फॉर सेल्फ कंजम्पशन nor for the consumption of family, rather we ensure it for satisfying market demand। और इसलिए मालवीय जी का और भारतीय चिंतन पर आधारित जो स्वदेशी मॉडल है, उसमें साधन और साध्य की शुचिता का विचार भी शामिल है। हम हर साध्य को जस्टिफाई नहीं कर सकते, हर साधन को हर साध्य की पूर्ति के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। वी कैन जस्टिफाई द एंड्स जो धर्माधारित हैं और जिनमें साधन और साध्य दोनों की शुचिता का विचार समाहित है। ऐसा प्रोडक्शन और कंजम्पशन का मॉडल ही स्वदेशी मॉडल का आधार है, परंतु विदेशी मॉडल के आधार में यह सिद्धांत नहीं है। और इसलिए हमारा जो स्वदेशी मॉडल था, जो मालवीय जी का मॉडल है, वह परस्पर निर्भरता के बावजूद स्वावलंबी मॉडल है। स्वावलंबी मॉडल होने के साथ साथ उसमें साधन और शुचिता का विचार शामिल है। इसलिए वह विचार समूहों के बीच संतुलन और समूहों के साथ साथ मनुष्य और प्रकृति के बीच भी संतुलन मेंटेन करने में कायम रहता है। और इस संतुलन के साथ साथ यह विकास का मॉडल, यह उत्पादन का मॉडल न केवल वायबल है, बल्कि यह सस्टेनेबल भी है, धारणीय है। और दूसरा मॉडल जो उत्पादन का है, जिसमें हमारे उत्पादकों ने यह माना कि मनुष्य भोक्ता है और संपूर्ण प्रकृति उसकी भोग भूमि है, और इस विचार के कारण अलग अलग समूहों के बीच असंतुलन खड़ा हुआ, अलग अलग देशों के बीच असंतुलन खड़ा हुआ, और मनुष्य और प्रकृति के बीच भी असंतुलन खड़ा हुआ है। और यह विकास धारणीय नहीं है। आने वाली जनरेशंस के लिए हम इस विचार के द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट लेवल वी हैव अटेन्ड वी कैन नॉट सस्टेन विथ। इसलिए आज महामना जी का जो स्वदेशी विचार का मॉडल था, जिसमें उन्होंने कहा था कि हमें उद्योगों के विकास का वही मॉडल स्वीकार्य है जिसमें भारत का हित पहला, दूसरा और तीसरा उद्देश्य है। अर्थात पहला मतलब हम भारत के माल का उपयोग भारतीय उद्योगों के लिए करेंगे, जो भारतीय उद्योगों में उत्पादन होगा वह भारत के लिए होगा, और इतना ही नहीं, उनमें जो लाभ जनरेट होगा वह भी भारत के लिए होगा। और इसलिए मालवीय जी का जो विचार था, स्वदेशी का विचार, वह अर्थव्यवस्था की दिशा और दशा सुधारने का विचार था। वह एक स्वावलंबी स्वदेशी मॉडल था, वह एक प्रकृति सुसंगत मॉडल था, और इसके साथ साथ वह एक सस्टेनेबल मॉडल ऑफ डेवलपमेंट था। आज जिन लोगों ने भी यह कार्यक्रम आयोजित किया है, मैं उनको बधाई देना चाहूंगा, क्योंकि ऐसे विषयों पर विचार करना, वी आर पासिंग थ्रू एन अनप्रेसिडेंटेड पीरियड ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, जिसमें
collection of illicit pieces of wisdom will provide us a viable base not only for our survival in current scenario but also ensure our survival in post pandemic era. इसलिए मैं पुनः उन लोगों को बधाई देना चाहूंगा जिन्होंने इस विषय पर विचार किया है, लोगों को आमंत्रित किया है और आज एकमात्र भारतीय दर्शन, दृष्टि और विचार पर आधारित स्वदेशी स्वावलंबी विकास का मॉडल, जिसके प्रणेता आधुनिक भारत में पूज्य महामना जी थे, संवाहक थे, उन्होंने न केवल इस मॉडल को समझा, न केवल दूसरों को समझाया, बल्कि पूरे जीवन भर इस स्वदेशी मॉडल को जीवन के रूप में जीने का अभ्यास किया है। इसलिए उनके सिद्धांतों का, उनके विचारों का, उनके मॉडल का अगर हम लोगों के सामने प्रदर्शन करेंगे, उसे लोगों को समझाने की चेष्टा करेंगे, तो उसी व्यक्ति की बात, विचार, सिद्धांत लोग समझ पाते हैं जो अपने विचार, सिद्धांत और अपनी मान्यताओं को जीने का मॉडल लोगों के सामने प्रस्तुत करता है। क्योंकि मालवीय जी का जीवन स्वदेशी सिद्धांत रूप में था, व्यवहार रूप में था, और उन्होंने अपने सिद्धांत और व्यवहार को लोगों के सामने जिस रूप में रखा, वह आज फिर से लोगों के लिए प्रेरणा का काम करेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। धन्यवाद। धन्यवाद प्रोफेसर त्रिपाठी जी। आपका यह उद्बोधन महामना के आर्थिक चिंतन पर आपके गंभीर अध्ययन का परिणाम है। श्रीमान, आपके इस उद्बोधन से हम लोगों की समझ बढ़ी है, महामना के आर्थिक चिंतन पर हम लोगों की समझ कुछ विकसित ही हुई है। इसके लिए हम आपके बहुत आभारी हैं। इस सत्र की अगली वक्ता मालवीय मूल्य अनुशीलन केंद्र की अनुसंधान अधिकारी डॉक्टर उषा त्रिपाठी जी हैं। डॉक्टर उषा त्रिपाठी जी ने मालवीय जी के आर्थिक चिंतन पर काशी हिंदू विश्वविद्यालय में एक शोध प्रबंध प्रस्तुत किया हुआ है, और मालवीय मूल्य अनुशीलन केंद्र से जुड़ी होने के साथ आप मालवीय मूल्यों की गंभीर अध्येता हैं। आपको हम आदर के साथ अपने वक्तव्य के लिए आमंत्रित करते हैं। डॉक्टर उषा त्रिपाठी जी। न क्वहं काम्ये राज्यं, न स्वर्गं न पुनर्भवं, काम्ये दुख तप्ता नाम, प्राणी नामार्थी नाशनम्। न तो मुझे राज्य की कामना है, न ही स्वर्ग की, और न ही मोक्ष की। मेरी तो बस यही कामना है कि मैं दुखी प्राणियों के दुख को दूर कर सकूं। ऐसे उत्कृष्ट विचारों से विभूषित महामना पंडित मदन मोहन मालवीय एक सशक्त राजनेता, सामाजिक कार्यकर्ता, भारतीय संस्कृति के प्रति निष्ठावान व तत्कालीन भारत की गिरती हुई आर्थिक दशा से क्षुब्ध एक प्रतिभाशाली व्यक्ति थे, जिनके विचारों को महात्मा गांधी से लेकर कई अंग्रेज जन तक बहुत महत्व देते थे। महामना पंडित मदन मोहन मालवीय का व्यक्तित्व अपने में कई विशेषताओं को समेटे हुए था। जीवन का शायद ही कोई अंग हो जिसकी ओर उनकी सतर्क दृष्टि न गई हो और उसके सुधार तथा उन्नयन के लिए उन्होंने कुछ न किया हो। इन सभी विशेषताओं के अतिरिक्त एक पहलू ऐसा भी है जिसका जिक्र किए बिना उनका व्यक्तित्व अधूरा रह जाता है, और वह पहलू है उनके आर्थिक चिंतन। जैसा कि आज हमारे ये सेमिनार सेमिनार का तृतीय सत्र का शीर्षक है महामना का स्वदेशी और आर्थिक चिंतन, जिस पर विचार करने हेतु आमंत्रित करने के लिए मैं महामना मालवीय मिशन काशी हिंदू विश्वविद्यालय इकाई का आभार व्यक्त करती हूँ। महामना ने स्वदेशी को परिभाषित करते हुए कहा कि गहरा, गाढ़ा, उत्कृष्ट, अन्य सभी भावों को दबाने वाला देश का प्रेम ही स्वदेशी का अर्थ है। मालवीय जी ने यह भी कहा कि स्वदेशी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य देश की आर्थिक दशा को सुधारना है। देश की आर्थिक दशा तभी सुधर सकती है जब देश में देशी वस्तुओं का व्यापार बढ़े और जो नित्य की हमारी आवश्यक चीजें हैं वे यहाँ बनने लगे। उन्होंने स्वदेशी आंदोलन के साथ धार्मिक भावना का पुट भी जोड़ा। उन्होंने कहा, स्वदेशी देश की निर्धनता को दूर करने का साधन है। इस बात को समझाते हुए उन्होंने कहा
कि हमें उन्हीं चीज़ों को खरीदनी चाहिए जिससे इस देश के भाइयों की जेब में कुछ पैसे आए। ध्यान रखिए, ऐसा करने से आप कुछ भूखे लोगों के लिए अन्न दे रहे हैं। इस प्रकार स्वदेशी मानवता का भी धर्म बन जाता है। सामाजिक न्याय, जन कल्याण और राष्ट्र हित महामना के आर्थिक मीमांसा के मूल मंत्र थे। महामना चाहते थे कि हमारे देश की आर्थिक व्यवस्था सामाजिक न्याय से विभूषित हो, जन कल्याण और राष्ट्र हित की वृद्धि ही उसका लक्ष्य हो, न्यासिता की भावना से वह अनुप्राणित हो। महामना पंडित मदन मोहन मालवीय सरकार की सीमा शुल्क नीतियों के विरोधी थे, जो कि उनके विचार में हिंदुस्तान के सर्वोत्तम हितों के विषय में यह सोची नहीं गई थी, बल्कि इसका मुख्य उद्देश्य ब्रिटेन के उद्योगों को बढ़ावा देना था। इसका उदाहरण देते हुए उन्होंने बताया कि सन 1878-79 में 33 लाख रुपए का कपड़ा भारत में आया और सन 1880-81 में 947 लाख रुपए के सूती कपड़े का आयात भारत में हुआ। महामना की उत्कट इच्छा थी कि किसानों में आत्मसम्मान, आत्मनिर्भरता और मान गौरव की भावना पुष्ट की जाए। वे चाहते थे कि किसानों पर से लगान का बोझ कम किया जाए, उसे 25 से 30% घटा दिया जाए, जिससे किसान श्रम का लाभ अधिक उपभोग कर सके। इसी प्रकार उन्होंने रुपए की विनिमय दर 18 पेंस निर्धारित करने का, भारत के रिजर्व बैंक को शेयर होल्डर बैंक के रूप में स्थापित करने का डटकर विरोध किया। सन 1889 में उप भारत मंत्री सर जॉन गॉसेट के इस विचार का कि खर्चा बढ़ना चाहिए और कम नहीं होना चाहिए की आलोचना करते हुए मालवीय जी ने कहा कि जबकि इस समय जनता की दशा दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है, उस समय खर्चे की वृद्धि न केवल अनुचित है बल्कि निश्चय ही पापमय है। उन्होंने विदेशी प्रशासनाधिकारियों को दिए जा रहे वेतन के विषय में सबसे पहले लोगों का ध्यान आकृष्ट करते हुए बताया कि इन विदेशी प्रशासनाधिकारियों के कारण देश का धन बाहर चला जाता है, जिससे हमारे देश की अर्थव्यवस्था प्रभावित होती है। इसका उदाहरण देते हुए उन्होंने बताया कि सन 1892 में जबकि प्रत्येक भारतीय की औसत वार्षिक आमदनी सरकारी वक्तव्य के अनुसार 27 रुपए है, उस समय सरकार द्वारा जनता की गरीबी को दूर करने के लिए कुछ नहीं किया जा रहा है। देश की बढ़ती हुई गरीबी तथा उसके कारणों की समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि लगभग 10 करोड़ भारतीयों की कमाई प्रति वर्ष ब्रिटिश अधिकारियों के वेतन और पेंशन के रूप में इंग्लैंड चली जाती है और इसीलिए उच्च पदों पर भारतीयों को नियुक्त न करने की सरकार की नीति न केवल अन्यायपूर्ण है बल्कि आत्मघाती। महामना इसी प्रकार नमक कर के भी तीक्ष्ण आलोचक थे। इसकी आलोचना का एक मुख्य कारण यह भी था कि इस कर की दर बहुत ऊंची थी और जो अधिकांशतः ऐसे लोगों से वसूला जाता था जो किसी भी प्रकार का कर देने में अक्षम थे। इस प्रकार से यह कर जन स्वास्थ्य विरोधी थी, इसलिए अमानवीय भी। भारतीय औद्योगिक आयोग के समक्ष प्रस्तुत महामना मालवीय का असहमति पत्र उनकी व्यापक अर्थनैतिक सूझबूझ की साक्षर गवाह है। उन्होंने अनेक प्रमाणों से यह सिद्ध किया कि अति प्राचीन काल में भारत सुख सुविधा संपन्न था, अपनी समृद्धि तथा कला कौशल के लिए विश्व प्रसिद्ध था और अंग्रेजों के शासनकाल में ब्रिटेन की औद्योगिक क्रांति से कहीं अधिक इन ब्रिटिश अधिकारियों के वित्तीय और आर्थिक नीतियां ही भारत के औद्योगिक ह्रास का मुख्य कारण थी। आज की इस वैश्विक महामारी कोविड-19 के संदर्भ में देखी तो महामना मालवीय जी के
स्वदेशी और आत्मनिर्भरता के विचार इस महामारी से लड़ने में उतने ही कारगर व समसामयिक हैं। धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर उषा त्रिपाठी जी। आपकी प्रस्तुत से मालवीय जी के आर्थिक चिंतन के विविध पहलुओं से हम लोग अवगत हुए, इसके लिए हम लोग आपके आभारी हैं। अब इस सत्र के अंतिम वक्ता के रूप में प्रोफेसर डीपी सिंह जी हैं। प्रोफेसर डीपी सिंह जी ने 3 महत्वपूर्ण विश्वविद्यालयों के कुलपति पद को सुशोभित किया है। प्रोफेसर सिंह महामना मालवीय मिशन केंद्रीय कार्यकारिणी के उपाध्यक्ष रहे हैं तथा काशी हिंदू विश्वविद्यालय की कार्यकारिणी के संरक्षक मंडल के पूर्व सदस्य रहे हैं। श्रीमान का मालवीय जी के आर्थिक चिंतन पर गहन अध्ययन है। ऐसे विद्वान वक्ता को मार्गदर्शन के लिए हम आमंत्रित कर रहे हैं प्रोफेसर डीपी सिंह जी। मित्रों, सर्वप्रथम मैं इस वेबिनार के आयोजकों के प्रति आभार प्रकट करता हूं। मैं विशेषकर प्रोफेसर कविता शाह तथा प्रोफेसर त्रिपाठी का कृतज्ञ हूं, जिनके निरंतर प्रयास से मैं इस महत्वपूर्ण आयोजन का सहभागी बन पाया। मुख्य वक्ता माननीय गिरीश चंद्र त्रिपाठी तथा वक्ता उषा त्रिपाठी ने विस्तार के साथ विषय पर प्रकाश डाला है। मुझे नहीं लगता है कि उन बिंदुओं पर कुछ और कहने की आवश्यकता है। मालवीय जी ने स्वदेशी के भाव विद्यार्थी जीवन से ही थे। उनके अंदर स्वदेशी के विचार किसी घटना के प्रतिक्रिया से नहीं जागृत हुए थे। बंगाल विभाजन या असहयोग आंदोलन की प्रतिक्रिया स्वरूप उनमें स्वदेशी का जागरण नहीं था। उसके बहुत पहले जब वे विद्यार्थी थे, तभी से जीवन के हर क्षेत्र में उन्होंने स्वदेशी अपना लिया था। उनका जो चिर परिचित वेश है वह विद्यार्थी जीवन से ही है। चकबस्त ने इसे देखकर ही कहा था, ताउम्र कटी एक ही करीने से, गिरा दिया अपना लहू कौम के पसीने पर। मालवीय जी ने सन 1882 में जब वह 21 वर्ष के थे, स्वदेशी का व्रत लिया और आजीवन उसका निर्वाह किया। स्वदेशी उनके रग में रचा बसा था। बचपन में माघ मेले में जाकर स्वदेशी का प्रचार करते थे। वे केंद्रीय तथा प्रांतीय विधानसभाओं के वर्षों तक सदस्य रहे। वहाँ पर भी वे अपने स्वदेशी के विचार प्रखरता से रखते थे। राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों में वे 1886 से जीवन के अंत तक निरंतर जाते रहे तथा उसके 4 बार अध्यक्ष रहे। उन्होंने स्वदेशी का भाव सदैव इन अवसरों पर जागृत करते रहे। स्वदेशी जागरण का जो श्रेय मालवीय जी को मिलना चाहिए था, वह नहीं मिला। इसी से दुखी होकर अमेरिकन लेखक ली रोनाल्ड ने कहा कि पंडित मालवीय वाज इन्वॉल्व्ड इन स्वदेशी मूवमेंट व्हेन गांधी वाज स्टिल इन साउथ अफ्रीका। सन 1936 में मालवीय जी अखिल भारतीय स्वदेशी संघ के अध्यक्ष भी हुए। पहला स्वदेशी आंदोलन बंग भंग से प्रारंभ होता है। 16 अक्टूबर 1904 को बंगाल विभाजित हो गया। पूरे देश में आक्रोश फैल गया। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार तथा स्वदेशी के प्रयोग के लिए उद्घोष हुआ। वंदे मातरम की गूंज होने लगी। आंदोलन तीव्र होता गया। वंदे मातरम कहना प्रतिबंधित हो गया। विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई। कांग्रेस भी 2 भागों में बट गई, गर्म दल और नर्म दल। मालवीय जी ने समझौते का रास्ता निकाला। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार बंगाल के एकीकरण तक और स्वदेशी एकीकरण के बाद भी रहेगा।
सन 1909 में मालवीय जी कांग्रेस के अध्यक्ष हुए। उनके प्रयास से कांग्रेस बंटने से बच गई। सन 1911 में दिल्ली दरबार के पश्चात विभाजित बंगाल का एकीकरण हो गया। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार समाप्त हो गया, किंतु मालवीय जी स्वदेशी के भाव को जागृत किए रहे। सन 1918 में पुनः कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। देशव्यापी दौरा कर स्वदेशी का प्रचार किया। सन 1921 में कांग्रेस ने प्रिंस ऑफ वेल्स का बहिष्कार किया। पुनः विदेशी कपड़ों की होली जली, स्वदेशी का नारा गूंजा। मालवीय जी पूर्ण स्वदेशी के समर्थक थे, किंतु कपड़ों को जलाने का कृत्य उनका सनातनी मन स्वीकार नहीं करता था। वे भारत में बने मिल के कपड़ों को भी स्वदेशी मानते थे। उनका दृढ़ विश्वास था कि भारत की गरीबी का उन्मूलन देश के औद्योगिकरण से ही संभव है। भारतीय मिलों में बने कपड़े तथा हथकरघे से बने कपड़े दोनों को स्वदेशी मानते थे। उन्होंने स्वयं 21 वर्ष की अल्पायु में सन 1882 में देसी तिजारत कंपनी तथा प्रयाग शुगर फैक्ट्री की स्थापना में महती योगदान दिया। मालवीय जी की सभी कृतियाँ स्वदेशी भाव से ओतप्रोत हैं। काशी हिंदू विश्वविद्यालय तो उनकी सबसे बड़ी अनुपम कृति है। यह स्वदेशी का जागृत रूप है। इस विश्वविद्यालय का वास्तु निवेश, भवन निर्माण, देसी पेड़ों की पंक्तियाँ सभी और पवित्र भारत भाव ही जागृत करता है। मालवीय जी ने अनेक कठिनाइयों तथा विरोध के बावजूद इस प्रकार देश में प्रथम बार इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, माइनिंग, मेटलर्जी, सिरेमिक्स, फार्मास्यूटिक्स जैसे विषयों का पठन पाठन प्रारंभ किए। यह चिंतन और मनन का विषय है। वह स्वदेशी भारतीय इंजीनियर्स तैयार कर भारत में उद्योग धंधे लगाना चाहते थे। मैं मालवीय जी द्वारा लिखित 69 पृष्ठों के उनके नोट ऑफ डिसेंट, जो उन्होंने इंडियन इंडस्ट्रियल कमीशन की रिपोर्ट के बारे में लिखा है, इसकी ओर सभी मित्रों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। मालवीय जी के स्वदेशी विचारों को जानने के लिए यह एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। मैं सभी से आग्रह करूँगा कि यह असहमति की टिप्पणी जो वेब पर फ्रीली अवेलेबल है अवश्य पढ़ें और मालवीय जी के आर्थिक विचारों को जानें। मालवीय जी की स्वभाषा हिंदी प्रचार प्रसार के कार्य को भी स्वदेशी कार्य मानते थे। उनके ही अथक प्रयास से ब्रिटिश सरकार ने देवनागरी लिपि में लिखे आवेदन आदि को भी सन 1900 ईस्वी से स्वीकार करना प्रारंभ किया। मालवीय जी ने 100 पृष्ठों का प्रतिवेदन फारसी तथा देवनागरी लिपि के तुलनात्मक अध्ययन पर सरकार को सौंपा। यह प्रतिवेदन भी महत्वपूर्ण है, पढ़ने योग्य है। मालवीय जी के स्वदेशी भाव को जानने के लिए उनकी एकमात्र विदेशी यात्रा को अवश्य जानना चाहिए। लोगों को आश्चर्य होता था कि जिस महापुरुष ने अनेकों को विदेश भेजा वह स्वयं क्यों नहीं जाता, किंतु जब देश को आवश्यकता हुई वे द्वितीय गोलमेज परिषद के लिए इंग्लैंड गए। मालवीय जी 29 अगस्त 1931 को यशस राजपूताना से अपनी यात्रा प्रारंभ किए। वे अकेले नहीं, अपने बेटे गोविंद मालवीय तथा रसोइया बैजनाथ को भी साथ ले गए। भोजन की पूरी सामग्री ही नहीं अपितु नित्य के लिए गंगा जल, मिट्टी, दातुअन आदि सभी भारतीय सामान लेकर यात्रा प्रारंभ किए। चलते ही राशन गोदाम में खो गया। मालवीय जी 3 दिनों तक भोजन नहीं किया, किंतु सभी के आग्रह पर राशन जहाज से खरीदा गया।
बैजनाथ ने भोजन तैयार किया और तब मालवीय जी ने उसे ग्रहण किया। भोजन भी पूर्ण रूपेण स्वदेशी हो यह उनका आग्रह रहता था। उनका स्वदेशी मन ही उन्हें विदेश यात्रा से मना करता रहता था। सभी प्रकार की सुविधा रहते हुए भी उन्होंने यात्रा को रौरो नरक कहा। देश हित के लिए उन्होंने उसे भी स्वीकार किया। मेरे मन में कुछ भाव थे, उन्हें आपके सामने रखा। इन बिंदुओं पर विस्तार के साथ चर्चा करने की आवश्यकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय प्रोफेसर डीपी सिंह जी। आपके सारगर्भित उद्बोधन से महामना का स्वदेशी व आर्थिक चिंतन विषयक सत्र का सफल समापन हुआ।